मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में प्रदेश कैबिनेट की बैठक में लिया गया बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक आयोग के गठन को मिली मंजूरी। इलेक्ट्रिक वाहनों पर लगने वाले रोड टैक्स पर दी गई भारी छूट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों के साथ करेंगे एक महत्वपूर्ण बैठक। इससे पहले लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री 5 बार मुख्यमंत्रियों के साथ कर चुके हैं संवाद। लद्दाख में गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच बढ़ा तनाव। सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प में भारतीय सेना के एक अफसर समेत 2 जवान शहीद। झड़प में चीन के सैनिक भी मारे जाने की खबर। और देश में कोविड-19 से उपचार के बाद स्वस्थ होने की दर बढ़कर हुई 51% से ज्यादा। अब तक 1,80,000 से ज्यादा रोगी हुए हैं संक्रमण से मुक्त। नमस्कार, मैं हूं विजय श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे कैबिनेट की अहम बैठक की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया। कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक यानी सेवा योजना और रोजगार आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई है, जिससे प्रदेश के श्रमिकों की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा पहले से ज्यादा सुदृढ़ हो गई है। इस फैसले से प्रदेश के अंदर ही श्रमिकों और कामगारों को कौशल विकास कर रोजगार के सुलभ अवसर उपलब्ध होंगे। वहीं प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। कामगारों और श्रमिकों के सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के साथ उनके विकास में इस आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में करों में छूट प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम 1997 की 2 धाराओं जो हैं उसमें संशोधन किया जा रहा है। इससे जो प्रोत्साहन, जो उद्देश्य है कि इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रोत्साहन मिले, उत्तर प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो। इसके अलावा भी प्रदेश कैबिनेट ने कई अहम फैसलों पर मोहर लगाई है। प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों की मैन्युफैक्चरिंग होगी और लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन चलाने के लिए प्रोत्साहन मिले। इसके लिए सरकार ने 2 पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स पर 100% छूट का ऐलान किया है। साथ ही 4 पहिया समेत अन्य इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स पर 75% की छूट दी जाएगी। हालांकि सड़क सुरक्षा के तहत मोटरयान एक्ट के तहत कुछ नियमों में प्रदेश सरकार ने पेनाल्टी बढ़ा दिया है, यानी पार्किंग नियम तोड़ने और तथ्य छुपाकर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने पर ज्यादा पेनाल्टी चुकानी होगी। कि जो पहले 1 लाख इलेक्ट्रॉनिक वाहन जो बनेंगे, जो 2 व्हीलर होंगे, उनको रोड टैक्स पर 100% उस पर छूट होगी। जो रोड टैक्स जमा करते हैं वो 5% का होता है, उस पर 100% छूट होगी जो 2 व्हीलर हैं। उसी प्रकार से जो अन्य होते हैं, जिसमें 4 व्हीलर्स के अन्य प्रकार होते हैं, उसके अंदर रोड टैक्स पर 75% छूट प्रदान किया जाएगा। ये संशोधन जो है धारा 4 और धारा 6 में लेकर आए हैं। जो अगला बिंदु है वो भी परिवहन विभाग का है और इसके अंदर आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री जी ने विशेष रूप से वो सड़क सुरक्षा की बैठकों के अंदर उनकी अध्यक्षता में जो बैठकें होती रही हैं, नियमित बैठक होती है, उसमें पिछले साल 7 जून 2019 में कुछ जो पेनल्टीज हैं उसके ऊपर कुछ वृद्धि करी गई थी और इन अपराधों को देखते हुए केंद्र सरकार की भी तरफ से कुछ सुझाव रहे हैं। कुछ और वृद्धि करी गई है। जो एग्जिस्टिंग अपराध हैं उस पे जो वृद्धि की थी उसको भी और कड़ा किया गया है और साथ ही साथ कुछ ऐसे नए हैं जिनके ऊपर भी लागू किया जा रहा है। कोविड-19 वैश्विक महामारी को देखते हुए 2020-21 वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार से मिलने वाले लोन की लिमिट बढ़ाने को मंजूरी दे दी गई है। अब प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद की ऋण सीमा 3% से बढ़ाकर 5% हो गई है। ये एक
बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है। और मुझे लगता है कि जो मुख्यमंत्री के जो शब्द हैं कि उन लोगों के लिए कुछ भी किया जाएगा वो कम होएगा, ये उनकी उनकी भावना थी, उनकी स्पिरिट थी, जिसका पूरा कैबिनेट ने एक ध्वनि में उसका स्वागत किया, टेबल थपथपाकर, क्योंकि ये एक बहुत भावनापूर्वक, एक बहुत हम लोग देखते हैं किस प्रकार से, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो हम पाकिस्तान की सीमाएं देखें, तो कुछ ना कुछ हमारे जिस प्रकार से वो सुरक्षा हम लोग को देते हैं, हमें सुरक्षित रखते हैं। तो मुख्यमंत्री के जो शब्द हैं कि हमारे जो भी कर रहे हैं बहुत छोटा है मगर करना जरूर था, वो आज उसका अनुमोदन मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। अनलॉक 1 के दौरान यह पहली बार होगा जब पीएम मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से संवाद करेंगे। इससे पहले लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री 5 बार मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद कर चुके हैं। इस संवाद के दौरान पीएम ने न सिर्फ राज्यों का हौसला बढ़ाया बल्कि उन्हें चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार भी किया। अनलॉक 1 में धीरे धीरे जनजीवन और अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है। ऐसे में भविष्य की रणनीति के लिए इस संवाद को काफी अहम माना जा रहा है। भारत और चीन के बीच जारी तनाव के बीच लद्दाख में गलवान घाटी में भारत और चीन सैनिकों के बीच सोमवार रात हिंसक झड़प हो गई। इस झड़प में भारतीय सेना के एक अफसर समेत 2 जवान शहीद हो गए। झड़प में चीन के सैनिक भी मारे गए हैं। एलएसी पर भारत चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक जारी है। बैठक में सीडीएस विपिन रावत भी शामिल है। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मीटिंग में मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एमएसएमई एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रूविंग द ग्रोथ पाथ इन पोस्ट कोविड वर्ल्ड कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के पास यंग टैलेंट, स्किल और यंग पावर के साथ साथ भारत के पास अपार क्षमता और बड़ा बाजार है। निसंदेह इस समय भारत दुनिया के सभी निवेशकों के लिए एक बहुत अच्छा विकल्प है। India is definitely going to be a very good viable option for all the investors in the world. As far as the skilled manpower, engineering talent, young power, the India has got the huge potential. India has got the huge market, at the same time availability of raw material, and Indian MSMEs, Indian industries, now they are in the process of development, and now our export is continuously going to increase. I am confident that India is a most secure place where you can make your investment. इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कोरोना वायरस के लिए एंटीजन डिटेक्शन है। इसमें आईसीएमआर ने कोरोना की जांच के लिए आरटी-पीसीआर के कॉम्बिनेशन के साथ एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट के उपयोग की सिफारिश भी की है। आईसीएमआर ने कहा है कि रैपिड एंटीजन टेस्ट द्वारा जिन लोगों का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है, संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए उनकी आरटी-पीसीआर या द्वारा जांच जरूर की जानी चाहिए। हालांकि रैपिड एंटीजन टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव आने वालों के लिए पॉजिटिव ही माना जाएगा और आरटी-पीसीआर द्वारा उनकी आगे की जांच की जरूरत नहीं है। एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट के लिए नमूने के तौर पर सिर्फ नेसोफ्रेंजियल स्वाब की जरूरत पड़ती है। जांच की रिपोर्ट 15 से 30 मिनट के अंदर आ जाती है। परीक्षण किट को 2 डिग्री से 30 डिग्री तापमान के बीच रखा जाना चाहिए। आईसीएमआर और एम्स दोनों ने ही इस परीक्षण किट को मान्यता दे दी है। ये जो रैपिड टेस्ट है, जिसकी वजह से हमको ये पता चलेगा कि ये इंसान के शरीर में जो स्वैब लेने के बाद में उसमें एंटीजन है, ये 15 मिनट में ये टेस्ट हो जा सकती है। जब करने जाएगी वो कोई भी कर पाएगा। तो हमको जो निगेटिव आते हैं सिम्टम है, उनको हम आरटी-पीसीआर जो कन्वेंशनल टेस्ट है वो ऑफर कर पाएंगे और उसकी वजह से हमको ये पूरा पता कंटेनमेंट जोन में कितने लोगों को बीमारी लग चुकी है और उनको क्या हेल्थ की सुविधा देनी चाहिए, इसके बारे में पता चल जाएगा और ये बीमारी पे कंट्रोल लाने के लिए फायदा होगा। देश में कोविड-19 से उपचार के बाद स्वस्थ होने की दर बढ़कर 51% से ज्यादा हो गई है। अब तक 1,80,000 से ज्यादा रोगी संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। मौजूदा समय में 1,53,178 संक्रमण रोगियों का उपचार चल रहा है। कोरोना संक्रमितों की जांच के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद की परीक्षण क्षमता लगातार बढ़ाई जा रही है।
बहराइच के जिला चिकित्सालय परिसर स्थित 100 बेड मैटरनिटी विंग्स में कोविड-19 के उपचार हेतु स्थापित की गई टूनेट रियल टाइम क्वारंटाइन माइक्रो पीसीआर यानी टूनेट मशीन लैब का संचालन सफलतापूर्वक शुरू हो जाने से उसका लाभ पड़ोसी जिले सहित पड़ोसी देश नेपाल तक आने जाने मरीजों को भी मिलना शुरू हो गया है। अब तक कोविड-19 के पीड़ितों के स्वैब टेस्ट के सैंपल लखनऊ भेजने के बाद हफ्तों रिपोर्ट का इंतजार करना पड़ता था, पर केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा कोविड टेस्ट हेतु प्रदेश के जिला अस्पतालों में टूनेट मशीन लगा देने से मरीजों का कोविड टेस्ट मात्र 2 घंटे में हो जाता है, जिससे मरीजों का जल्द इलाज शुरू होने से उन्हें जल्द स्वास्थ्य लाभ मिलने लगता है। ये हमारा जिला अस्पताल जो मेडिकल कॉलेज हो गया है, यहाँ पे हमारे नज़दीक के जिलों श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा तक से मरीज आते हैं और पड़ोस के देश नेपाल से मरीज आते हैं, तो उनको तुरंत सुविधा देने में ये मशीन बहुत कारगर है। उनकी तुरंत जांच करके और तुरंत सुविधा दी जा सकती है, जिससे मरीजों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और हम सभी लोगों के लिए जो बैठकर इंतज़ार करने का कोविड-19 टेस्ट का इंतज़ार करते थे, वो इंतज़ार ही खत्म हो गई, जिस तरह से बहुत ही लाभदायक है। अस्पताल के अंदर जो मरीज़ भर्ती हैं, वो इमरजेंसी ऑपरेशन करना है, इमरजेंसी कोई प्रोसीजर करना है, इमरजेंसी प्लास्टर चढ़ाना है, तो उसकी जांच करा के मरीज़ की 2 घंटे में रिपोर्ट मिल जाती है। फिर उसके बाद हम पूरा उसको चिकित्सा सुविधा दे सकते हैं। कोरोना संकट काल में कोरोना संक्रमण की जांच में देरी होने के कारण कोरोना संक्रमण से ग्रस्त मरीजों के साथ साथ अन्य गंभीर मरीजों को सही समय पर इलाज न मिलने से उनकी जान जाने के कई मामले सामने आने के बाद सरकार ने ऐसे मरीजों की जान बचाने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में टूनेट मशीन भेजकर मरीजों को बड़ी राहत देने का काम किया है। टूनेट मशीन अब मरीजों के लिए वरदान साबित हो रही है। टूनेट मशीन से हुई कोरोना संक्रमण की जांच रिपोर्ट महज 2 घंटे में मिलने से मरीजों का इलाज सही समय पर होने लगा है, जिससे आने वाले समय में मृत्यु दर में कमी आएगी। जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर यूसी चतुर्वेदी ने बताया कि टूनेट मशीन से गंभीर बीमारी से ग्रस्त मरीजों की जान बचाई जा सकेगी। इसका फायदा उन मरीजों को मिल रहा है जिनका तुरंत ऑपरेशन होना जरूरी था। इससे यही लाभ है कि मरीज का जिसका ऑपरेशन होना है तो उसको हम पहले रूटीन में जांच कराते थे, उसकी रिपोर्ट हमें 2 दिन बाद मिलती थी, तो मरीज को इंतजार करना पड़ता था ऑपरेशन के लिए, तो जब रिपोर्ट आ जाए तब उसकी ऑपरेशन करेगा। इससे हमें और टूनेट मशीन जब से लगी है तब से हमें 2 घंटे में उसकी रिपोर्ट मिल जाती है, तो जिसका भी ऑपरेशन करना हमें तो हम उसकी जाँच करा देते हैं। 2 घंटे में रिपोर्ट अगर नॉर्मल है उसकी तो हम उसकी जल्दी से जल्दी काम करें। तो यहाँ पे हम लोग जब आए तो जो मशीन लगा हुआ है कोरोना जांच की, तो बहुत अच्छा काम किया यहाँ पे। अभी यहाँ पे ऑपरेशन भी हुआ है। जालौन में जिला प्रशासन ने अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई की है। उरई के एसडीएम सदर की इस कार्रवाई में 4 मौरंग खंडों को पर सीमा से अधिक क्षेत्र में खनन होता पाया गया, जिन पर प्रशासन ने करीब 80 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जालौन में मौरंग खदानों पर जिला प्रशासन को अवैध खनन की सूचना मिल रही थी, जिस पर एसडीएम उरई सत्येंद्र कुमार की टीम ने सिमरिया के खंड संख्या 1 व बंधौली के खंड संख्या 1, खंड संख्या 3 व खंड संख्या 5 पर कार्रवाई की। जहां टीम ने मौके पर सीमांकन कराया तो वहां सीमा से अधिक क्षेत्र में खनन होता पाया गया, जिसके बाद इन खदानों पर अवैध रूप से खनन कर रहे घाट संचालकों पर 80 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। एसडीएम की इस कार्रवाई से मौरंग माफियाओं में हड़कंप मच गया है। वहीं एसडीएम सत्येंद्र कुमार का कहना है कि यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। में करीब 80 लाख का जो है 75-80 के बीच है वो लगवाया है, मतलब फाइन लगाया है जो है अवैध खनन का। जो किस घाट पर सर अवैध खनन का? घाट नंबर सिमरिया नंबर 1 और नंबर 3, बंधौली नंबर 1, नंबर 3 और सिमरिया। चंद्रशेखर आजाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग की डॉक्टर सीमा सोनकर ने सामान्य सब्जियों की दुकानों पर मिलने वाले सहजन पर शोध कर सहजन को प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण माना है। डॉक्टर सीमा के अनुसार सहजन बहुत ही गुणकारी पौधा है और इसका सेवन सभी लोगों के लिए लाभकारी है। सहजन की फलियां, पत्तियां, फूल और जड़ सभी फायदेमंद है। सहजन पौष्टिक गुणों के साथ औषधीय गुण भी उसमें पाए जाते हैं। सहजन में मौजूद कैल्शियम हड्डियों के लिए काफी लाभदायक है। सहजन में मौजूद आयरन एनीमिया को दूर करने में सहायक होता है।
सहजन में फोलिक एसिड और विटामिन सी की मात्रा भी होती है, जो कि सभी उम्र के लोगों के लिए लाभप्रद होते हैं। डॉक्टर सीमा के अनुसार सहजन में एंटी माइक्रोबियल औषधीय गुण भी होते हैं, जिससे हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत दवा के साथ साथ अपना खानपान भी कुछ इस तरीके का कर ले तो दवा के साथ वो उपयुक्त खानपान हमारी उस बीमारी को दूर करने में ज़्यादा सहयोग देता है। क्योंकि जैसे अगर हम दवा खाते हैं और अपना खानपान सही नहीं रखते हैं तो जिस बीमारी को ठीक होने में 15 दिन लगते हैं, लेकिन अगर हम खानपान सही कर दें तो शायद वो बीमारी हफ्ते भर में भी ठीक हो सकती है। और ये तभी संभव है जब हमें अपने आसपास होने वाली सभी खाद्य पदार्थों की जानकारी हो, और इसके लिए हमें कहीं बाहर से मंगाना नहीं है सहजन को, किसी बाहरी देश से अपने देश में नहीं मंगाने की वो करनी है हमें प्रयास, हमारे ही देश में उत्पन्न होता है जिसे हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। सहजन की फलियाँ थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती, खिलने लगती, तो उसको भी हम हल्का सा भूंज कर उन्हें खिलाने के लिए उसकी बीज के बीज निकाल कर खाने को दे सकते हैं बच्चों को, वो बिल्कुल भाप की तरह बाहर निकलते हैं। तो ये एक नया स्वाद और नया खान-पान हमारे खाने में शामिल होगा। और आजकल जैसा कि माहौल बता रहा है कि हर नई बीमारियों से हमें लड़ने के लिए अपने शरीर को तैयार रखना है। किसी भी तरीके की स्वास्थ्य के लिए कुछ भी चुनौतियां आए अपने स्वास्थ्य का सामना करने के लिए, तो हमें अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए रखना है, उसे मजबूत रखना है। तो ऐसी परिस्थितियों में हमें ऐसे खान-पान को अपने खाने में शामिल करना चाहिए, और अगर नहीं भी किया है तो भी उसे प्रयास करना चाहिए कि उसे घर के सदस्यों को उसका परिचित कराएं, उसके फ़ायदे बताएं। सहजन के बारे में शायद पिछले वर्ष हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने भी सहजन के वृक्षों का हर जगह वृक्षारोपण भी करवाया था, क्योंकि सहजन इतना गुणकारी पौधा है, हमारे देश में है, और हमें आजकल अपने देश की हर चीज़ों को शायद बढ़ावा भी देना चाहिए। और इसके लिए कोई फैक्ट्री की आवश्यकता नहीं है, सहजन का एक पेड़ लगाने की आवश्यकता है जिसका फलियाँ और फल आपको आसानी से घर पर मिल सकते हैं। वोकल फॉर लोकल के मंत्र के साथ स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए स्वदेशी जागरण मंच इन दिनों प्रयागराज में स्वदेशी स्वावलंबन अभियान छेड़े हुए है। इस दौरान गांव से लेकर शहर की सड़कों और गलियों में लोगों से छोटी छोटी मुलाकात के जरिए मंच के कार्यकर्ता न सिर्फ लोगों को स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग के लिए प्रेरित कर रहे हैं, बल्कि समाज में स्वदेशी स्वयंसेवी समूहों की कार्यशैली से भी लोगों को रूबरू करा रहे हैं। पूरे आंदोलन की खास बात यह है कि इसके जरिए किसानों, बुनकरों, महिलाओं और अपने हुनर के माहिरों को स्वदेशी ऐप के जरिए जोड़कर उनके कार्यों को तरजीह भी दी जा रही है। वोकल फॉर लोकल अभियान का हिस्सा बने लोगों का कहना है कि इसमें किसानों, श्रमिकों, छोटे उद्यमियों और अकादमिशियन, टेक्नोक्रेट, इंडस्ट्री और ट्रेड लीडर सबको शामिल किया जाएगा। वहीं विभिन्न संगठनों और एसोसिएशन के सहयोग जो बाहर हम निवेश करते हैं लोगों तक पहुंचेगा और उन्हें स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए फायदे बताए जाएंगे। गांव में जा रहे हैं, गांव में भी जाते हैं तो उनको बताते हैं कि स्वदेशी ये ऐप है, इससे जुड़िए और स्वदेशी चीजें अपनाइए। मान लीजिए हमारा कपड़ा हो गया, हमारा खाना हो गया, स्वदेशी चीजें जोड़ने के लिए उनको समझाते हैं, तो काफी अधिक संख्या में महिलाएं भी जुड़ रही हैं, पुरुष भी जुड़ रहे हैं, काफी लोग जुड़ रहे हैं, अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। स्वावलंबन अभियान है, इससे हम लोग लोगों के पास जाते हैं और उनको जागरूक करते हैं, उनसे कहते हैं कि अपने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, स्वावलंबी बनाने के लिए ये बहुत अवसर है, बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छा मौका है। अगर यह मौका गंवा दिया तो फिर यह अवसर, यह मौका नहीं आएगा। ऐसे में आपको अधिक से अधिक स्वदेशी उत्पादों का इस्तेमाल करना है, स्वदेशी बनी चीज़ों का इस्तेमाल करना है, ताकि हमारा देश आत्मनिर्भर बने, स्वावलंबी बने। देश में उत्पादन होगा, उसका इस्तेमाल करेंगे तो स्वाभाविक है कि देश स्वावलंबी बनेगा, आत्मनिर्भर होगा। और दूसरे देशों के उत्पादों का कम से कम प्रयोग करिए, बहुत ज़रूरत हो तभी प्रयोग करिए, क्योंकि मैं तो कहूँगी यूज एंड थ्रो वाला सब सामान रहता है दूसरे देशों को। अपने देश को कूड़े का ढेर मत बनाइए, स्वदेशी अपनाइए। हमें संकल्प लेना है कि हमें स्वदेशी अपनाना है और अपने इस भारत देश को आत्मनिर्भर बनाना है, स्वावलंबी बनाना है। इसमें किसानों को सर्वाधिक फायदे होंगे। जैसा मैंने आपको पूर्व में बताया कि हमारे देश जब जीडीपी में 31% का योगदान था, तो उस समय कृषि आधारित ही एक्सपोर्ट हुआ करता था। चाहे मसाले हों, कपास के बनने से कॉटन के कपड़े होते थे, सब कृषि आधारित ही अधिकतर थे। इससे किसानों को वैल्यू एडिशन मिलेगा। वो अपने प्रोडक्ट को एफएमसीजी के सभी प्रोडक्ट, चाहे सरसों की तेल हो, बिस्किट हो, आटा हो, दाल हो, दलिया हो, चावल हो, हम ये किसानों से आग्रह करेंगे कि आप अपने ज़िला में, अपने गाँव स्तर पर बनाइए और उसके अपने गांव को, अपने ज़िले को स्वावलंबी बनाइए। हम ज़्यादा से ज़्यादा स्थानीय उत्पाद खरीदने के बल देंगे, जिससे किसानों को ही फायदा होगा और गांव को फायदा होगा।
जनपद अलीगढ़ में कोरोना संक्रमण में लॉकडाउन के बाद पहली बार अब आंगनबाड़ी केंद्रों पर 15 व 16 जून को शारीरिक दूरी के हिसाब से पोषाहार बांटा जाएगा। इस बार प्रवासी मजदूरों के 6 साल तक के बच्चे व गर्भवती महिलाओं को भी प्राथमिकता से पोषाहार मिलेगा। जिले में लगभग 3039 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। प्रदेश सरकार हर माह 6 माह से लेकर 6 साल तक के बच्चों को पोषाहार देती है। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को भी अलग से इसका लाभ मिलता है। फिलहाल जिले में लगभग 3 लाख लाभार्थी हैं। डीपीओ ने बताया कि गैर राज्यों से शहरों से लौटे प्रवासी मजदूरों को भी इसका लाभ मिलेगा। में अपने गांव में आए हैं और आंगनबाड़ी केंद्र से हमें मीठा दलिया और नमकीन दलिया मिलता है और उसे बच्चों के लिए पोषण खिलाते हैं। हम हरियाणा से आए हैं, लॉकडाउन में फंस गए थे, अलीगढ़ आए हैं। आज हम आंगनबाड़ी पे आए हैं। मीठा दलिया, नमकीन दलिया, पंजीरी मिली है जिससे बच्चा स्वस्थ और सही रहे। सरकारी आंगनबाड़ी केंद्र में और दलिया मीठा दलिया और ये फल वगैरह ये प्राप्त हो गए हैं। 39 आंगनबाड़ी केंद्र हैं और जिसमें हम लोग को पोषाहार अभी लगभग फ्राइडे को प्राप्त हुआ था और इसे हम लोगों ने संडे तक सभी आंगनबाड़ी केंद्रों तक प्रयास करके पहुंचवा दिए और जिलाधिकारी महोदय की तरफ से एक आदेश जारी कराया था कि इस बार का जो पोषाहार का वितरण होगा वो निगरानी कमेटी के द्वारा किया जाएगा और साथ में सभी खंड विकास अधिकारी और हर ब्लॉक में एक एक जनपद स्तर के अधिकारी भी लगे हैं। उनकी देखरेख में आज पोषाहार का वितरण किया जा रहा है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है ये कि जो सरकार की प्राथमिकता में भी है कि जो प्रवासी लोग आए हैं उनको जैसे एक तरफ रोजगार दिया जा रहा है, वैसे हम लोगों ने भी अपने माध्यम से जितने हमारे प्रवासी लाभार्थी हैं, जैसे गर्भवती हैं, धात्री हैं या 6 माह से 3 साल के बच्चे, 3 से 6 साल के बच्चे हैं, तो इन लोगों को भी हम लोग प्राथमिकता पे लेकर के पोषाहार दे रहे हैं और इनका एक अलग से सूची भी तैयार कर रहे हैं। जनपद अलीगढ़ में जो अभी हम लोगों ने सर्वे कराया है, लगभग 800 हमारे नए लाभार्थी जिसमें गर्भवती, धात्री और ये सब लोग आए हुए हैं, इन लोग को भी हम लोग प्राथमिकता से आज पोषाहार वितरण करा रहे हैं। कोरोना के संकट काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों को राहत देने की स्कीम के तहत उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सिलेंडर फ्री दिए जा रहे हैं। इस स्कीम के तहत लाभार्थियों को 3 सिलेंडर फ्री मिले हैं। लाभार्थियों के खाते में सिलेंडर के पैसे आने से नगद भुगतान कर सिलेंडर वो ले रहे हैं। लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं 3 फ्री सिलेंडर पाकर खुशी जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दे रही हैं। कोरोना को जैसे फिर मोदी जी ने बहुत मदद किया है और सिलेंडर 3 फ्री हमको दिया है और उसके बाद में वहीं पर खाना वाना पक रहा है, बच्चा और लड़का सब वहीं से खवा रहे हैं यहाँ कमा और सब अच्छा कर रहे हैं यहाँ। तो उसके बाद मोदी जी की धन्यवाद। कोरोना की वजह से काम धंधा नहीं चलता था तो बहुत मुश्किलें आती थी और बहुत परेशान रहते थे। इसकी वजह से मोदी जी ने हमको 3 सिलेंडर फ्री दिए। अब बहुत अच्छा होता है, सब खाना खाते हैं अच्छे से। मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आजकल मजदूरी लग नहीं रही है तो वो जो है बड़ी दिक्कत आ गई है, खाने पीने की भी दिक्कत आ गई है और जो है हमारे बच्चे भी परेशान हैं, कहीं काम धाम तो लग नहीं रहा है। और जो मोदी जी ने जो सिलेंडर दिए हैं 3, उसी हमको तीसरा भी सिलेंडर मिल गया है और उसी से काम चला रहे हैं, खाना पीना बन रहा है। परेशानी तो है ही है, मोदी जी जो सिलेंडर दिए हैं उसके लिए धन्यवाद। कोरोना जैसी बड़ी वैश्विक महामारी के चलते देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन की घोषणा की थी। इस समय सारे शैक्षणिक संस्थाएं भी बंद हैं। ऐसे में प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में पढ़ रहे बच्चों को मिड डे मील योजना का लाभ नहीं मिल सका। परिषदीय विद्यालयों में बच्चों को बंदी के समय का लाभ दिलाने के उद्देश्य से प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। योगी सरकार ने 14 मार्च से 20 मई तक मिड डे मील योजना का लाभ अब बच्चों को वो देने जा रही है, जिसके लिए शिक्षकों के द्वारा बच्चों के माता पिता का अकाउंट डिटेल कलेक्शन का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है, जिससे इन 76 दिनों का राशन के साथ साथ कन्वर्जन कास्ट बच्चों के माता पिता के खाते में डाला जा सके। रायबरेली में सरकार के इस फैसले का बच्चों के माता पिता ने जमकर स्वागत किया है। उनका कहना है कि लॉकडाउन की वजह से आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है। ऐसे में यदि सरकार बच्चों को राशन व पैसा दे रही है तो हमारे परिवार की एक बहुत बड़ी मदद होगी। फोटो दिए हैं और पैसा मिलेगा और राशन पानी मिलेगा। जो अध्ययनरत बच्चे हैं परिषदीय विद्यालयों में
उनके लिए लॉकडाउन के अवधि का मिड डे मील का खाद्यान्न दिया जाएगा और कन्वर्जन कास्ट भी दी जाएगी। कन्वर्जन कास्ट माता पिता के अभिभावक के खाते में भेजी जाएगी। इसलिए उनको जिले में प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय मिला के 2605 है। इनमें अध्ययनरत बच्चों की संख्या 2,51,087 है। कोरोना संकट के दौरान देश भर में किसी भी गरीब के सामने रोजगार की समस्या पैदा ना हो, इसको लेकर देश भर में चल रहे मनरेगा कार्यों से गरीब लोगों को बहुत बड़ी राहत मिल रही है। मुरादाबाद में मनरेगा के तहत जनपद की सभी 584 ग्राम पंचायतों में तालाब खुदाई, चक रोड मार्ग, नाला खुदाई, भूमि समतलीकरण का कार्य शुरू हो चुका है, जिससे हजारों गरीब प्रवासी महिला पुरुष श्रमिकों को रोजगार उनके ही गांव में मिल रहा है। गांव में ही काम मिलने से महिला श्रमिक बहुत अधिक खुश हैं। अब उनको काम करने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ रहा है, उनको काम उनके ही गांव में मिल रहा है। मनरेगा में काम मिलने से उनकी रोजगार की समस्या भी खत्म हो गई है। इसके लिए महिला श्रमिक मोदी सरकार को धन्यवाद देती हैं, जिन्होंने गरीब लोगों की सहायता के लिए तमाम कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरे पति बीमार रहते हैं, कोई खर्चा नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानी में हूँ। जब नरेगा में काम मिला है तो मैं करने लगी हूँ। मोदी का बहुत धन्यवाद है, हमारे गांव में काम कराने के लिए शुरू हुआ। हकीमपुर में रहते हैं, कमलेश हमारा नाम है। जब काम नहीं है तो काम जब शुरू हुआ तो इसलिए कर रहे हैं, धन्यवाद दे सकते हैं। सीमा मेरा नाम है, हकीमपुर की रहने वाले। हमारे गांव में काम चल रहा है नरेगा का, उसी में हम खुश हैं। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। आजमगढ़ में वैश्विक महामारी के दौरान विभिन्न राज्यों से आए प्रवासी मजदूरों और गांव में ही नए रोजगार के उद्देश्य मनरेगा योजना वरदान साबित हो रही है। आजमगढ़ जनपद में अब तक बाहर से आए 35,224 प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिया जा चुका है। उसी के क्रम में आजमगढ़ जनपद के सभी 22 विकास खंडों में 1,47,000 श्रमिकों को मनरेगा के तहत काम दिया गया। जनपद के पलहनी विकास खंड के पलहनी ग्राम सभा में कार्य कर रहे प्रवासी मजदूरों ने बताया कि पंचायत सेक्रेटरी व प्रधान द्वारा हम लोगों के 14 दिन क्वारंटाइन रहने के बाद जॉब कार्ड बनाकर गांव में ही काम दिया गया है। इसके लिए हम सरकार को धन्यवाद देते हैं। और मैं गांव में ही रहता हूं। प्रधान जी के माध्यम के द्वारा नरेगा में काम मिला है और अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है मुझे। और प्रधानमंत्री का मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ कि हम लोगों को गांव में रोजगार मिल गया और सरकार को मैं धन्यवाद करता हूँ। समय समय पर हम लोगों को पैसा भी मिल जाता है। फार्म हम लोग भर दिए, नाम आ गया नरेगा में, हम लोग करने के लिए आए हैं। आज की तारीख में 1,47,375 रोजगार मिला है मनरेगा में। जो श्रमिक आए हैं उसमें से मैं आपको आंकड़ा ये देना चाहूँगा कि 1,47,000 में 35,224 प्रवासी श्रमिक जो आए हैं उन्होंने हमारे यहाँ रोजगार पाया है, जो करीब 24% है कुल आज जो मैंडेज हमारे आज के दिन बने हैं। तो कोशिश हमारी ये है कि सब अधिक से अधिक प्रवासियों को विभिन्न माध्यमों से रोजगार दिया जाए, जिसमें मनरेगा एक बहुत बड़ा एक जरिया है उनको रोजगार देने का। इसमें मैं ये भी बताना चाहूँगा कि पूरा जो हमारे 2020-21 की जो टारगेट है उसके हिसाब से हमारे मैंडेज 70 लाख होने चाहिए करीबन, और 15 जून तक का 16 लाख का टारगेट दिया गया था, बट हम अचीवमेंट 175% कर चुके हैं। 25,31,000 हमारा मैंडेज आज के दिन में पूरा हुआ है। और चलते चलते एक नजर प्रमुख समाचारों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में प्रदेश कैबिनेट की बैठक में लिया गया बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक आयोग के गठन को मिली मंजूरी। इलेक्ट्रिक वाहनों पर लगने वाले रोड टैक्स पर भी दी गई भारी छूट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों के साथ करेंगे एक महत्वपूर्ण बैठक। इससे पहले लॉकडाउन के दौरान पहली बार 5 बार मुख्यमंत्रियों के साथ कर चुके हैं संवाद। लद्दाख में गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच बढ़ा तनाव। सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प में भारतीय सेना के एक अफसर समेत 2 जवान शहीद। झड़प में चीन के सैनिकों के भी मारे जाने की खबर। और देश में कोविड-19 से उपचार के बाद स्वस्थ होने की दर बढ़कर हुई 51% से ज्यादा। अब तक 1,80,000 से ज्यादा रोगी हुए हैं संक्रमण से मुक्त। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।